ठीक है, तो आज के क्लास में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह के बारे में हम कर लेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए आज हम एक छोटा सा टोपोलॉजी बनाएंगे एसटीपी के ऊपर। तो हमारा टोपोलॉजी ऐसा रहेगा कि हम 4 स्विचेस ले लेंगे। ये स्विच 1 हो गया आपका, स्विच 2, स्विच 3 एंड स्विच 4, और इनके बीच में हम कनेक्शन करा लेंगे जो कि हमारा ट्रंक लिंक बनेगा। और कनेक्शन कराने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्विचेस हमारे पास है हम इनमें PVST प्लस चलाएंगे। ठीक है, और PVST प्लस चलाने के बाद पैकेट ट्रेसर में कितना दूर हमारा प्रैक्टिकल हो सकता है वो भी मैं थोड़ा देखूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता ये कितने चीज़ें सपोर्ट करेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमारा काम है PVST प्लस को चलाना। ठीक है, दूसरे में हम क्या करेंगे, पोर्ट फर्स्ट जो एनेबल हमारा ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी हम देखे थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपलिंक फर्स्ट, उसके बाद बैकबोन फास्ट। ठीक है, तो ये जो फीचर्स हमारे पास है, इतने सारे फीचर हम चला के देखेंगे जो कि लास्ट क्लास में शायद हमने बात किया था। तो सबसे पहले हम टोपोलॉजी बना लेते हैं, टोपोलॉजी बनाने के बाद इनको टेस्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा टोपोलॉजी। हम क्या करेंगे, कुछ नोड्स लगा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन डिवाइसेस को मैं आईपी दे देता हूँ। ठीक है, 10.1 और 10.2 मैंने आईपी दे दिया। और PVST प्लस चलाने के लिए हमारे पास जो कमांड है, स्पैनिंग ट्री मोड, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन मार्क चलाएंगे तो हमें एक PVST देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन ये PVST आपका PVST प्लस ही है। पैकेट ट्रेसर में 2 ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे रैपिड PVST आपको दिखा रहा है, RPVST प्लस। तो यहाँ पे आप 2 ही चीज़ चला सकते हो, PVST प्लस या फिर रैपिड PVST प्लस। तो रैपिड के बारे में RSTP जब हम पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सारे में PVST प्लस जो है वो एनेबल कर देते हैं। और हाँ, हमारे पास 2 लिंक्स है, ये फास्ट इथरनेट 0/1 एंड 0/2, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ट्रंक लिंक बनाएंगे। तो मैं काम करूँगा, रेंज वाला कमांड ले लूँगा। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ओके, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा, .1q, उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। देखो ये जो कलर था ना लिंक का, ये आपका ऑरेंज हो गया, जिनको मैंने ट्रंक लिंक बनाया उससे कनेक्टेड डिवाइस की तरफ भी आपको ऑरेंज देखने को मिला। और जो डिवाइस पे हमने चेंजेस किया उस पर भी ऑरेंज, क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ बताया था ना कि हम कभी भी अगर कोई लिंक का स्टेटस जो चेंज करते हैं, एक्सेस को ट्रंक या फिर ट्रंक को एक्सेस हम करते हैं, तो उस केस में आपका जो लिंक होता है डिवाइस के लिए, वो क्या करता है, आपका फिर से रिकन्वर्जेंस होता है, मतलब फिर से आपका जो इलेक्शन वगैरह होता है, इसलिए एसटीपी का स्टेट को वो क्या करते हैं, पास करके जाते हैं, इसलिए आपको ऑरेंज कलर का लाइट जो है वो देखने को मिलता है। ये वाला डिवाइस पे भी हम वही चीज़ करेंगे। ठीक है, 1 एंड 2 पे हमने कर लिया। मैं इसे थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास जो है ना, लास्ट क्लास तक ये सारी चीज़ जो है पहले से हमारा हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। बस यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं किया, मैंने बस क्या किया, एक ही चीज़ मैंने किया, PVST प्लस जो है वो मैंने चलाया। उसके बाद 2 जो लिंक इनके पास था उस लिंक को मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रंक लिंक बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, जो डिवाइसेस कनेक्ट वाले पोर्ट है ना, उनको हम पोर्ट फास्ट एनेबल कर सकते हैं। तो ये टोपोलॉजी में भी मैं सेम चीज़ करूँगा।
ये जो डिवाइस है ये मल्टी लेयर स्विच 2 आपको दिख रहा होगा, नंबर नीचे लिखा हुआ, उस पर एक डिवाइस मेरा कनेक्ट है PC1। उस कनेक्टेड वाले पोर्ट को मैं क्या करूँगा, पोर्ट फास्ट एनाबल कर दूंगा। ठीक है, कमांड था स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, वो मैंने चला लिया। अभी दूसरे डिवाइस जो है मल्टी लेयर स्विच 3 भी है, उसके पास भी एक पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/3 जिसमें PC नंबर 0 कनेक्टेड है। तो उस पर भी मैं क्या करूँगा, पोर्ट फास्ट एनाबल कर दूंगा, ताकि अगर इन जो आपका इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज होता है ना, जिसमें डिवाइस का लिंक वगैरह अगर फ्लॉप हो गया तो उस केस में मेरा लिंक जो है वो तुरंत ऑफ आ जाए। इसलिए अभी हमारा टोपोलॉजी जो है वो पूरा आपका कन्वर्ज हो चुका है। आप देख सकते हो ये जो मल्टी लेयर स्विच 2 है, इस स्विच के पास अगर आप बात करोगे, इसको मैं स्विच 2 कर लेता हूँ। इसके पास अगर आप देखोगे जो इलेक्शन होने के बाद इसी का एक पोर्ट आपका ब्लॉक पोर्ट बन गया, जिसमें आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है। हम अभी कोशिश करेंगे दूसरे वाला जो फीचर वगैरह है ना, पोर्ट फास्ट तो हमारा चल गया, अपलिंक फास्ट वगैरह हम चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, हम देख लेते हैं। तो और एक चीज़ मैं करता हूँ, मैं इस वाले जो है ना VLAN 1 के लिए सिर्फ हमारे पास अभी चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा VLAN हमने बनाया नहीं, तो हम इसके प्रायोरिटी जो है स्विच 1 का 0 कर लेते हैं, ताकि ये हमारा रूट ब्रिज बन जाए। ठीक है, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 एंड 2 दो ही लिंक इसके पास है। तो इसमें हम पहले टेस्ट करते हैं कि जो आपका स्पैनिंग ट्री का अपलिंक फास्ट वगैरह है वो हम चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। नहीं, आप BPDU गार्ड वगैरह वो सिक्योरिटी फीचर आप चला सकते हो, लेकिन उनके ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। नहीं, अच्छा, एक सेकेंड। नहीं, आप कॉस्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। अगर लिंक का कॉस्ट आप चेंज करना चाहते हो तो उस केस में आप ये कॉस्ट वाला कमांड लगा सकते हो। लगाने के बाद जो भी कॉस्ट आप देना चाहते हो वो कॉस्ट आप सेट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि ये वाला जो कॉस्ट आपका दिखा रहा है ये शायद लॉन्गेस्ट जो कॉस्ट मेथड एक होता है ना, उसके बारे में शायद दे रहा है, क्योंकि इसका रेंज बहुत बड़ा है। तो आप चाहो तो आप कॉस्ट जो है वो चेंज कर सकते हो। जो भी लिंक का जैसे होता है ना आपका जो क्या बोलते हैं उसे, पोर्ट आईडी जो आपका बोलते हैं, उसमें क्या होता है आपका पोर्ट का जो कॉस्ट होता है, और उसके साथ सॉरी आपके जो BPDU का जो जब भी BPDU आपको रिसीव होता है ना, BPDU के अंदर एक फील्ड आपके पास होता है ना रूट पाथ कॉस्ट। तो एक लिंक रिसीव होते ही आपका जो लिंक का जो कॉस्ट होता है वो उसी से उसे काउंट करता है। आप चाहो तो ये कॉस्ट जो है आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इस कॉस्ट जो है 2 वगैरह कुछ भी इस रेंज में से आप कर सकते हो। ठीक है, जो वाले पोर्ट पे आपका BPDU, लेकिन ध्यान रखना जब भी आप कोई कॉस्ट वगैरह चेंज करते हो ना, तो कॉस्ट चेंज करने के टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत होता है। क्या होता है वो, उस वाले पोर्ट पे हमेशा कॉस्ट चेंज करो जहाँ पे आपका BPDU रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अपलिंक फास्ट वगैरह वो दूसरे वाले ईव को भी मैं ट्राई कर रहा था, उसमें थोड़ा मेरा क्या दिक्कत हुआ है पता नहीं, इमेज भी नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये अपलिंक फास्ट वगैरह का जो कमांड है ना वो कल वाले क्लास पे मैं दूसरे चीज़ पे दिखा दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वाले जब क्लास होगा ना तो पहले मैं चालू करके रखूँगा, 2-3 मिनट में आपको कमांड चला के मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो हमने इस पे पोर्ट फास्ट एनेबल कर दिया। अभी और भी कुछ सिक्योरिटी चीज़ें जैसे है ना, आपके पास BPDU गार्ड हो गया, लूप गार्ड हो गया आपके पास, और रूट गार्ड वगैरह हो गया, उनके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन कुछ पढ़े थे। तो देख लो, ये जो स्विच 2 आपके पास है ना, ये स्विच 2 का एक्सेस मैंने लेके रखा है। और जैसे कि रूट गार्ड के बारे में जब हम बात किए थे तो मैंने आपको बताया था रूट गार्ड हमेशा हम कहाँ पे एनेबल करते हैं, जो हमारा एक्सेस पोर्ट होते हैं जिसमें हमारा एंड यूजर कनेक्टेड होते हैं, उसी पोर्ट पे हम क्या करते हैं, रूट गार्ड एनेबल करते हैं। ताकि हो सकता है फ्यूचर में अगर गलती से ये एंड यूजर को निकल के किसी ने स्विच लगा दिया, या फिर एंड यूजर ने खुद को कोई वर्चुअल स्विच में कन्वर्ट कर लिया और कोई BPDU भेजने लगा, और उस BPDU का जो प्रायोरिटी है अगर रूट ब्रिज के प्रायोरिटी से कम है, तो उस केस में आपका डिवाइस जो है उसे एक्सेप्ट ना करे। अगर रूट ब्रिज की प्रायोरिटी से कम वाला कोई BPDU अगर उसे रिसीव हो गया ना वो वाले पोर्ट पे, तो क्या होगा आपका वहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि उसमें क्या होता है, वो उस पोर्ट को कुछ देर के लिए क्या करता है आपका ब्लॉक स्टेट में आपको उसको डाल देता है, या फिर आप मान सकते हो वो डिसेबल स्टेट में उसे रख लेता है। फिर अगर उसके बाद आपको उसी वाले पोर्ट पे अगर कोई ज़्यादा प्रायोरिटी वैल्यू के साथ अगर कोई BPDU रिसीव होता है, या फिर BPDU रिसीव होना ही बंद हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, उसे फॉरवर्डिंग स्टेट में ले आता है। तो इसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका PC लगा है ना, इस PC को हम पहले हटा लेंगे।
ठीक है, हटा के हम क्या करेंगे, एक स्विच लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे पीसी पे तो हम कुछ वर्चुअली नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो हमने लगा लिया, और ये स्विच पे जो वाले पोर्ट पे फास्ट इथरनेट 0x1 पे वो कनेक्ट है ना, तो ये वाले पोर्ट को पहले हम शट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, फास्ट इथरनेट 0x1 को हमने शट डाउन कर लिया ये वाले पे, ताकि ये वाले पोर्ट पे हम सारे चीज़ जो जितने भी फीचर हमारे पास है, रूट गार्ड वगैरह हम एनाबल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको फिर से एनाबल करेंगे। तो अभी मैं स्विच नंबर 3 जो हमारे पास है उसके ऊपर मैं गया हूँ, और मैं ये वाले पोर्ट पे मैं क्या करूँगा, जो आपके पास रूट गार्ड है ना, उसको मैं एनाबल कर दूंगा। ठीक है, तो रूट गार्ड को एनाबल करने के लिए आपके पास कमांड ये है, स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट। आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो, ये रूट गार्ड नाम है, लेकिन कमांड चलाते वक्त आपको पहले गार्ड टाइप करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपके पास जो है रूट आता है। शायद ये वाला डिवाइस पे हम लूप गार्ड का भी जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट आपको चलाना पड़ता है, और ये आप कहाँ पे चलाओगे, आप इंटरफेस के अंदर चलाओगे। हम एक बार देख लेते हैं ये वाला कमांड हम ग्लोबली भी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। अगर ग्लोबली आप ट्राई करते हो गार्ड चलाने के लिए स्पैनिंग ट्री के बाद, तो आपको नहीं चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसे इंटरफेस पे ही चला सकते हो। कौन से वाले इंटरफेस पे आप चलाओगे, एक्सेस इंटरफेस जो एक्सेस पोर्ट जो आपके पास होता है ना उसके ऊपर। ठीक है, तो अभी हमने ये जो फास्ट इथरनेट 0x3 पे हमने रूट गार्ड एनेबल कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, स्पैनिंग ट्री का स्टेटस एक बार देख लेंगे। सॉरी, हम एक काम करते हैं, डू शो इंटरफेस स्टेटस हम कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, 0x3 का अगर आप अभी स्टेटस देखोगे तो ये नॉट कनेक्ट आपको दिखा रहा है, और जो आपका कनेक्टेड है और डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं वो आपका कनेक्टेड दिखा रहे हैं। और अगर मैं स्पैनिंग ट्री कर लेता हूँ ना, डू शो स्पैनिंग ट्री अगर मैं कर लेता हूँ, तो उस केस में आप देख सकते हो जो आपका कनेक्टेड है वो आपके एक पोर्ट आपका ब्लॉक पोर्ट बना है, और एक पोर्ट आपका रूट पोर्ट बना है। जो रूट पोर्ट बना है वो आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में है, और जो आपका ब्लॉक पोर्ट बना है वो ब्लॉक स्टेट में है। ठीक है, तो हम इंटरफेस स्टेटस पे ही आते हैं। सबसे पहले ये वाले पोर्ट को जब उस तरफ से हम मतलब नो शट डाउन कर लेंगे ना, तो उस केस में आपका क्या होगा, ये नो कनेक्ट से उठ के कनेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एनेबल कर दी। अभी ये 30 सेकंड का टाइम लेता है, तो एक काम करते हैं, हम ये वाला इंटरफेस पे भी पोर्ट फास्ट जो है वो एनेबल कर देते हैं। 30 सेकंड वेट कर लेते हैं, 1 सेकंड। ये पैकेट ट्रेसर में भी सारे बिहेवियर चेंज हो जाते हैं भाई, कंफ्यूज में डाल देता है हमेशा। अच्छा, ये क्यों नहीं हो रहा है अभी डिसेबल स्टेट में, ये आ जाना चाहिए। ये डिसेबल स्टेट में क्यों नहीं जा रहा है, कोई बता सकता है क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा। अब देखो ये डिसेबल स्टेट में क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि ये वाला जो स्विच हमारे पास है ना, ये स्विच नंबर 1, इसको हमने रूट ब्रिज बनाया था और इसकी प्रायोरिटी जो है हमने 0 कर दिया था। और ये वाले स्विच जो बीपीडीयू भी भेज रहा होगा ना, इसमें प्रायोरिटी वैल्यू ये कितना सेट किया होगा, 32768 बाई डिफॉल्ट सेट किया होगा। तो इसको तो रूट ब्रिज की प्रायोरिटी से कम वाला कोई बीपीडीयू रिसीव नहीं हो रहा है ना, और हम रूट गार्ड एनेबल कर रहे हैं। तो इसी केस में इसलिए वो क्या कर रहा है, आपका जो है डिसेबल स्टेट में नहीं डाल रहा है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, VLAN 1 प्रायोरिटी 3278192 हम इसको कर देते हैं। स्टिल ये आपका रूट ब्रिज बना है, और इसके प्रायोरिटी जो है ना नया वाला स्विच का, हम क्या करते हैं, रूट ब्रिज से थोड़ा काम कर लेते हैं, 4096 में कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने प्रायोरिटी इसमें क्या किया, नया वाला स्विच जो हमने ऐड किया उसका प्रायोरिटी मैंने 4096 कर लिया, और ये वाले जो फास्ट इथरनेट 0x3 पे ये कनेक्ट है ना,
इस वाले पोर्ट पे हमने रूट गार्ड एनेबल करके रखा है और हमारा रूट ब्रिज ये बना है नेटवर्क में स्विच 1, जिसका प्रायोरिटी कितना है, 0 है। अब हम चेक करते हैं। अभी ये कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री में आपको दिखाई देगा। अब देखो वो वाला पोर्ट जो है ना आपका लिसनिंग स्टेट में स्टॉक हुआ है, लेकिन ये लिसनिंग में स्टॉक नहीं होना चाहिए, ये ब्लॉक स्टेट में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो फास्ट इथरनेट 0/3 जो है ना वो लिसनिंग स्टेट में ही आपका स्टॉक हो गया है। अब देखो जितने भी टाइम 30 सेकंड के बाद भी तो ये ऑफ आ जाना चाहिए, इसको फॉरवर्डिंग या फिर कोई भी स्टेट जो है उसमें आ जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहा है। आपका फास्ट इथरनेट 0/3 जो है वो आपका लिसनिंग स्टेट में स्टॉक हो रहा है। लेकिन अगर आप डू सो इंटरफेस स्टेटस करते हो ना तो इस केस में यहाँ पे आपको डिसेबल्ड दिखा देता है। आप याद रखना, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। इस केस में अगर किसी वजह से कुछ फीचर्स आपके पास पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह भी होते हैं, उनके लिए अगर डिसेबल हुआ है या फिर स्पैनिंग ट्री की वजह से ये डिसेबल हुआ है, तो उस केस में आपका जो पोर्ट का स्टेटस होता है ना, ये स्टेटस की जगह आपको डिसेबल्ड दिखा देता है कनेक्टेड की जगह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो ये इसका बिहेवियर है। अगर आप रूट गार्ड एनेबल करते हो और उस केस में अगर आपके पास क्या है, आपके जो भी रूट ब्रिज पहले से है उससे कम प्रायोरिटी वाला अगर कोई मैसेज इसके पास आ जाता है, तो उस केस में ये क्या करता है, उस पोर्ट को डिसेबल स्टेट में डाल देता है टेम्पोररीली। ठीक है, उसके बाद और एक फीचर हमारे पास था, इसी पोर्ट पे हम एनेबल करते हैं। अभी देखो ये वाला आपका ऑरेंज दिख रहा है ना, यही से आप समझो। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो नया स्विच हमने लगाया था ना, इसका प्रायोरिटी को फिर हम चेंज करके ज़्यादा कर देंगे रूट ब्रिज से। ठीक है, अभी 4096 हमने रखा था, अभी मैं क्या करूंगा 32768 कर लेते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ी देर के बाद ये जो पोर्ट आपका ऑरेंज दिख रहा है ना, ये पोर्ट आपका ग्रीन में आ जाएगा। इसको एक बार शॉर्ट नो शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका पे आ गया ऑटोमेटिकली। आप देखो थोड़ी देर के बाद आपके पास आ गया। ठीक है, मतलब जो हमने जो रूट गार्ड के बारे में पढ़ा था, अगर रूट ब्रिज की प्रायोरिटी से कम वाला कोई बीपीडीओ आ रहा है तो उस केस में वो ब्लॉक कर देता है। तब तक ब्लॉक करके रखता है जब तक इसके पास कोई बीपीडीओ रूट ब्रिज के प्रायोरिटी से ज़्यादा वाला बीपीडीओ रिसीव ना हो या फिर बीपीडीओ आना बंद ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास था बीपीडीओ गार्ड, हम देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो पहले वाला हमने चलाया था ना उसको हटा देते हैं, स्पैनिंग ट्री। इसको नो कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं बीपीडीओ गार्ड भी हम, हाँ बीपीडीओ गार्ड हम चला सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास बीपीडीओ गार्ड को अगर आप एनाबल करना चाहते हो तो उस केस में आपको एनाबल कमांड चलाना पड़ता है। अगर आप हटाना चाहते हो तो उस केस में आपको डिसेबल करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये वाला कमांड जब हमने चलाया था इसमें एनेबल डिसेबल का कोई काम नहीं था। हटाने के लिए हम पहले नो लगा रहे थे और इस कमांड को चला रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जब भी करना है, स्टार्टिंग करने के लिए आपको जो बीपीडीओ गार्ड, उसके लिए आपको एनाबल चलाना पड़ेगा स्पैनिंग ट्री बीपीडीओ गार्ड के बाद, और फिर जब आप बंद करना चाहते हो उस केस में आपको डिसेबल चलाना पड़ेगा। तो कमांड आपका बीपीडीओ गार्ड एनेबल करने के लिए ये है, स्पैनिंग ट्री बीपीडीओ गार्ड एनेबल। ठीक है, हमने चला लिया। और मैंने आपको बताया था कि अगर बीपीडीओ गार्ड आप एनेबल करते हो, बीपीडीओ रिसीव होते हैं, ये क्या करता है, पोर्ट को ब्लॉक में डाल देता है। हम देख लेंगे। देखो यहाँ पे इसने मैसेज भी दे दिया। ये क्या करता है, आपको मैंने आपको बताया था परमानेंटली ये क्या करता है, आपका डिसेबल, एरर डिसेबल जो होता है ना, वो एरर डिसेबल स्टेट में ये इसको डाल देता था। यहाँ पे आप ये मैसेज पढ़ सकते हो। पहले वाला नोटिफिकेशन इसने जनरेट किया, स्पैनिंग ट्री ब्लॉक बीपीडीओ गार्ड के वजह से इसने ब्लॉक किया। इसने रीजन भी यहाँ पे बता दिया, रिसीव्ड बीपीडीओ
BPDU ऑन पोर्ट नंबर 0/3 विथ BPDU गार्ड एनाबल्ड। ये बता रहा है कि आपने 0/3 जो फास्ट इथरनेट पोर्ट आपके पास है उसमें आपने BPDU गार्ड एनाबल करके रखा है और उस पर BPDU रिसीव हो गया, और दूसरे लाइन पे ये लिखा रहा है इसीलिए डिसेबल पोर्ट, मतलब ये पोर्ट को डिसेबल कर रहा है। उसके बाद फिर से एक एरर उसने दे रहा है, BPDU गार्ड एरर डिटेक्टेड 0/3 पुटिंग 0/3 इन एरर डिसेबल स्टेट। ठीक है, और इसमें जब आप 6 लॉक के बारे में पढ़ोगे ना तो ये इतने सारे मैसेज क्यों जनरेट कर रहा है और इसमें 2 नंबर इसमें 4 नंबर करके क्यों लिख रहा है और ये क्या मैसेज है इसके बारे में आप जान लोगे। फिर उसके बाद उसने एक नोटिफिकेशन मैसेज जनरेट की या फिर इन्फॉर्मेशन मैसेज आप मान सकते हो। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 क्या हुआ, आपका एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन बन गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, और लाइन प्रोटोकॉल डाउन जा रहा है जैसे इंटरफेस में आपके पास जाता है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे डू शो इंटरफेस स्टेटस तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो एरर डिसेबल्ड, ये एरर डिसेबल्ड स्टेट में आपका आ जाता है। और एरर डिसेबल्ड से बाहर आने के लिए आप मैन्युअली एक काम कर सकते हो, फास्ट इथरनेट 0/3 को आप शॉर्ट करके फिर से नो शॉर्ट आप कर सकते हो, इससे भी आपका बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं आया होगा क्योंकि इसके बाद भी इसको फिर से BPDU जनरेट मतलब BPDU मिल गया होगा। ठीक है, अब देखो फिर से वही सेम मैसेज उसने जनरेट कर दिया नो शटडाउन चलाने के बाद, क्योंकि हमने जब नो शटडाउन चला रहा है ये पोर्ट आपका ऑफ आते ही फिर से इसको BPDU रिसीव हो गया और उसने फिर से जैसा आपने BPDU गार्ड एनेबल करके रखा है ना, फिर से उसके बिहेवियर के हिसाब से इसने जो काम करना था उसे कर लिया। आपके पास और भी एक ऑप्शन है, नहीं ये कमांड आपका यहाँ पे नहीं चल रहा है, नहीं आपको ये कमांड यहाँ पे नहीं ले रहा है, लेकिन वो कमांड मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे आपके पास एक कमांड आता है एरर डिसेबल रिकवरी, उसके बाद आपको एक कमांड आता है कुछ टाइम पीरियड वगैरह देने की आपको ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद कमांड हाँ आपके पास होता है इंटरवल, और इंटरवल के बाद आप जो भी आपका टाइम पीरियड आप देना चाहते हो ना, ये टाइम पीरियड आप दे सकते हो। हालांकि ये सेकेंड में आपके पास होते हैं। ठीक है, अगर आप मैन्युअली चाहते हो कि हम 5 मिनट का टाइम सेट कर लेते हैं और 5 मिनट के बाद अगर कोई पोर्ट हमारा एरर डिसेबल में पड़ा है तो 5 मिनट के बाद वो एरर डिसेबल से बाहर आ जाए और फिर से कोशिश करो अगर उसके पास कोई BPDU रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ऑफ आ जाएगा, हो रहा है तो फिर से आपका एरर डिसेबल में चला जाएगा। लेकिन आपको मैन्युअली शॉर्ट नो शॉर्ट करने की जरूरत नहीं। तो एरर डिसेबल स्टेट से बाहर आने के लिए ऑटोमेटिकली आपके पास ये कमांड होता है, आप ये कमांड चला सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो इंटरवल यहाँ पे आपको एक वैल्यू, जैसे अगर 1 मिनट के लिए मैं देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 60 देना पड़ेगा। तो 60 सेकंड के बाद हमेशा ये क्या करता रहेगा, एरर डिसेबल से उस पोर्ट को बाहर निकाल आएगा। फिर से अगर उसके बाद लेकिन BPDU रिसीव हो गया ना तो उस केस में आपका क्या है, वो एरर डिसेबल स्टेट में फिर से आ जाएगा। फिर 60 सेकंड के बाद आपका कंटिन्यूअस जो आपका प्रोसीड्यूर है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका BPDU गार्ड के लिए। हम इसे हटा लेते हैं, स्पैनिंग ट्री BPDU गार्ड डिसेबल, ये कमांड। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक लूप गार्ड करके था। लूप गार्ड हम यहाँ पे नहीं चला सकते। ठीक है, और आपके 2 हो गए, लूप गार्ड था और क्या था उसमें BPDU फिल्टर, वो भी आप यहाँ पे नहीं चला सकते। ठीक है, तो मैं पहले से कल रेडी करके रखूँगा और कमांड वगैरह आपको दे दूँगा। ठीक है, BPDU फिल्टर एनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्पैनिंग ट्री, और उसके बाद आपके पास एक कमांड होता है BPDU फिल्टर। ठीक है, और उसके बाद आप एनेबल या डिसेबल क्या करना चाहते हो, ये कमांड आपका BPDU फिल्टर एनेबल करने, जैसे आपके BPDU गार्ड मैंने आपको बताया ना उसी तरह का आपका BPDU फिल्टर होता है। सिर्फ BPDU गार्ड की जगह BPDU फिल्टर लगा सकते हो, और ये ग्लोबल में नहीं, आपका जो इंटरफेस के अंदर होता है, इंटरफेस के अंदर आपको चलाना पड़ता है। स्पैनिंग ट्री BPDU फिल्टर एनेबल, ये एनेबल करने के लिए अगर आप डिसेबल करना चाहते हो तो उस केस में आप डिसेबल भी चला सकते हो। आप नोट करना चाहते हो ये कमांड नोट कर सकते हो। ठीक है, और आपका जो हो गया आपके पास और क्या था, एक रूट गार्ड था, स्पैनिंग ट्री, शायद BPDU गार्ड एक आपके पास था ना। इसके लिए शायद आपका गार्ड BPDU या फिर आप BPDU लूप गार्ड आपके पास था, गार्ड लूप या लूप, सॉरी हाँ गार्ड लूप, ऐसा आपको चलाना पड़ता है। ये कमांड होता है आपका। ठीक है, तो ये कमांड आप नोट कर लो, इसमें तो नहीं चल सकता और मेरे पास भी वो वाला चालू नहीं हो रहा है, तो नहीं तो मैं आपको दिखा देता। और कुछ बचा है क्या जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास तक, उसमें और कुछ बच गया क्या जिसका प्रैक्टिकल हमने नहीं देखा? UDLP
यूडीएलडी हम टेस्ट नहीं कर सकते, पहले भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसके लिए आपको आपके पास फिजिकली जो फाइबर केबल है ना वो होना चाहिए, और ये पैकेट ट्रेसर पे भी आपका नहीं चलेगा। ठीक है, और ये जो जितने भी प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया ना, इसका मैं एक बार मेरा ईव वगैरह चालू हो जाए ना, उसमें थोड़ा कुछ दिक्कत है तो स्विच में चालू नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार वो चालू हो जाए ना, तो चालू होने के बाद मैं क्या करूँगा, उसमें एक टोपोलॉजी बना लूँगा स्पैनिंग ट्री के ऊपर, और उस टोपोलॉजी के ऊपर पूरा एक दिन हम बैठेंगे, पूरे स्पैनिंग ट्री के ऊपर एक दिन पूरे अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे सारे चीज़ के ऊपर। ठीक है, और ये स्विचिंग भी आपका जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं एक स्विचिंग नेटवर्क पूरा आपका बनाऊंगा, जैसे रियल टाइम सिनेरियो में आपका नेटवर्क कुछ बनते हैं ना ओनली स्विच के बेसिस पे, तो उस तरह का एक नेटवर्क हम डिजाइन करेंगे, और उसके ऊपर पूरे स्विचिंग का जितना पार्ट हमने पढ़ा उसको पूरा इंप्लीमेंट कैसे रियल टाइम में हम करते हैं, कहाँ पे कैसे सजेशन लगता है, क्या लगता है, उसके ऊपर पूरा एक लैब हम बनाएंगे। 1-2 दिन लगा तो भी हम बनाएंगे, और उसके ऊपर पूरा डिस्कशन हम करेंगे और सारे चीज़ को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, ताकि आपको थोड़ा क्लियर ओवरव्यू आ जाए कि कहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो पीबीएसटी प्लस के लिए इतना ही। हम क्या करते हैं, अभी आरएसटीपी चालू कर लेते हैं। ठीक है, इसमें और पीबीएसटी प्लस तक आपके पास अगर किसी के पास कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं डायरेक्टली आरएसटीपी की तरफ जंप कर लूँगा। जी, आरएसटीपी शुरू करते। ठीक है, तो ये होता है आपका रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आरएसटीपी के तरफ जंप करने से पहले मैं छोटे छोटे चीज़ आपका रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले जो पीबीएसटी प्लस में हमने पढ़े थे, सबसे पहला चीज़ पीबीएसटी प्लस में आपके पास था कि आप देख लो कोई भी पोर्ट में अगर आपका कोई डिवाइस कनेक्ट है, उस पोर्ट में अगर कोई भी आपका फ्लैपिंग वगैरह हो गया, या पोर्ट शॉर्ट करके आप नो शॉर्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या फिर पोर्ट ऑफ आते ही आपका क्या होता था, वो 30 सेकंड का कन्वर्जेंस टाइम लेता था। क्योंकि एसटीपी में आपके पास क्या था, मैं एसटीपी उसको बोल रहा हूँ, सॉरी पीबीएसटी वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट एसटीपी बोल रहा हूँ इसे। ठीक है, तो आप समझ लेना। तो उसमें आपका 5 स्टेट होते थे, और 5 स्टेट पास करके आपका पोर्ट 30 सेकंड के बाद आपके ऑफ आते थे। और दूसरी चीज़ आपके पास कुछ टोपोलॉजी चेंज के बारे में मैंने आपको बताया था। टोपोलॉजी चेंज में क्या होता था, गलती से अगर डिवाइसेस के बीच कोई डिवाइस डाउन चला गया या फिर कोई लिंक डाउन चला गया, तो उसके बाद आपके जो पूरे नेटवर्क में आपका क्या होता था, रिकन्वर्जेंस या फिर आपका एक इलेक्शन फिर से होता था। उस तरह का चेंज को आप टोपोलॉजी चेंज बोलते थे। उसके बाद जो आपका जो भी चेंज हो सकता उसे नेटवर्क रिकन्वर्जेंस आप बोलते थे। उस रिकन्वर्जेंस में आपका फिर से इलेक्शन वगैरह होता था, फिर से पोर्ट रोल वगैरह जो भी आपका असाइन करना था वो चीज़ आपका होता था। उसके बाद आपका नेटवर्क जो है वो ऑफ पाता था। तो उसमें भी आपका 3 तरह का टोपोलॉजी चेंज मैंने आपको बताया। एक तो जो पहले मैंने आपको बता दिया अभी के लिए, इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज, जिसमें आपका डिवाइस अगर फ्लैप हो गया तो उस केस में। दूसरा आपके पास एक था डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज, तो उस केस में भी आपका 30 सेकंड का टाइम ले रहा था कन्वर्जेंस होने के लिए नेटवर्क में। और उसके बाद और एक आपके पास था इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज, जिसमें आपके पास कितना टाइम लग रहा था, आपको टोटल टाइम जो है 50 सेकंड का ले रहा था। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ फीचर्स है, जैसे अगर लिंक फ्लैप हो रहा है तो हमारे पास एक पोर्ट फास्ट है इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज के 30 सेकंड को स्किप करने के लिए, और डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज की 30 सेकंड को स्किप करने के लिए हमारे पास अपलिंक फास्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट टोपोलॉजी के अगर 30 सेकंड को सॉरी 50 सेकंड को हम स्किप करना चाहें तो उस केस में 50 सेकंड का स्किप नहीं था, लेकिन 20 सेकंड को हम चाहो तो स्किप कर सकते थे। लेकिन फिर भी आपका जो है कुछ भी फीचर आप यूज करने के बाद वो क्या होता था, आपका 50 सेकंड का टाइम जो है सॉरी 30 सेकंड का टाइम लेता था, क्योंकि 20 सेकंड को हम स्किप कर रहे थे अपलिंक फास्ट चला के। तो हमारे पास 3 फीचर्स थे, पोर्ट फास्ट, अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट। सॉरी इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज के लिए आपके पास बैकबोन फास्ट था। ठीक है, अब उसके बाद भी हमने क्या किया, एक अलग सा टोपोलॉजी हमने सॉरी एक अलग सा स्पैनिंग ट्री हमने डिफाइन किया, एक टाइप ऑफ स्पैनिंग ट्री हमने डिफाइन किया, जिसमें इन सारे चीज़ों जो फीचर्स है ना, उस फीचर्स की कोई ज़रूरत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अब देखो आप ये सोचोगे कि हमारे पास तो फीचर्स ऑलरेडी है, उस फीचर्स को हम अगर एनाबल कर लेते थे तो काम हो जाता था, तो इसको फिर इंट्रोड्यूस करने की क्या दिक्कत था। अब देखो सबसे पहले जब भी हम किसी डिवाइस के बारे में बात करते थे ना, मतलब कभी भी हम किसी डिवाइस के बारे में बात करते हैं, कोई नेटवर्क बनाने की भी हम अगर बात करते हैं, तो उस केस में सबसे पहले हमारा दिमाग में यही चीज़ आता है कि हमारे पास कितने यूजर्स होंगे। ये नेटवर्क डिजाइन करने से पहले हम सोचते हैं, जब भी स्विचिंग नेटवर्क हम बनाते हैं लेयर 2 के बेसिस पे। ठीक है, यूजर जितने हैं उसके हिसाब से डिवाइस के पोर्ट को हमने गिन लिया, और उसके बाद अपलिंक हमारा क्या जाएगा, डाउनलिंक क्या आएगा, उसके हिसाब से भी हमने सब कुछ ठीक कर लिया। उसके बाद अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि मेरे डिवाइस में प्रोसेस कितना आएगा। अगर मैं कोई भी फीचर्स एनाबल करता हूं या फिर कोई भी चीज़ करता हूं, तो उस केस में हमें ये भी देखना पड़ता है कि डिवाइस का प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस अगर डिवाइस का ज़्यादा यूज हो रहा है
तो उस केस में हो सकता है मेरा डिवाइस भी फ्लॉप हो सकता है, मतलब मेरा डिवाइस डाउन हो सकता है किसी वजह से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो चीज़ को हम फिर भी क्या करते हैं मायने में रखते हैं। क्या होता है, एक होता है आपका डिवाइस का सीपीयू यूटिलाइजेशन और एक आपके पास होता है क्या, लिंक का जो बैंडविड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइस का सीपीयू यूटिलाइजेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत हो रहा था पुराने में। अब देखो मैंने आपको बताया था जितने भी आपके पास फीचर्स है, कोई भी फीचर चलाने के लिए आपके डिवाइस में उसके प्रोसेस चलाना पड़ता है, और किसी भी प्रोसेस को अगर आप चलाते हो ना तो वो सीपीयू का यूसेज जो है उस यूसेज को तो यूज करेगा ना। क्योंकि आप देखो अगर पीबीएसटी प्लस के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास 1000 नंबर ऑफ विलन्स है, और 1000 नंबर ऑफ विलन के लिए अगर मैं कोई भी फीचर जैसे पोर्ट फास्ट आपका हो गया, ऑपलिंक फास्ट हो गया, बैकबोन फास्ट हो गया, कोई भी अगर फीचर को मैं एनेबल करता हूँ तो सारे 1000 विलन के लिए मेरा चलेगा। उसके अंदर फिर जितने भी पोर्ट मेरे पास है उन पोर्ट के लिए भी ये चेक करेगा ना, सारे पोर्ट के जो फीचर जैसे मैंने आपको बताया था ऑपलिंक फास्ट अगर आप एनेबल करते हैं तो ये क्या करता है, हमेशा सारे पोर्ट को ट्रैक करता है। जितने आपके पास ब्लॉक पोर्ट होते हैं उनको ट्रैक करके सबसे बेस्ट कौन है उसे चूज करता है। अगर आपके रूट पोर्ट गलती से डाउन चला गया तो ब्लॉक पोर्ट को सडनली वो क्या करता था, रूट पोर्ट बना देता था। तो ये सारे काम करने के लिए आपका सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है ना, तो डिवाइस का सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है कोई भी फीचर आप एनेबल करते हो तो वो बढ़ जाता है। छोटे नेटवर्क के बारे में अगर आप सोचोगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं, लेकिन नेटवर्क आपका जब बड़ा हो जाएगा तो उस केस में डिवाइस का यूसेज भी आपका बढ़ेगा। तो उन्होंने फिर उसके बाद कुछ दिक्कत आया होगा, डिवाइस का यूसेज ज़्यादा बढ़ गया होगा या फिर उनके पास कुछ ज़्यादा कैपेबिलिटी वाला डिवाइस नहीं होगा, तो उनके बाद उन्होंने क्या किया कि चलो ये सारे फीचर्स को ऐड करने के बजाय हम ऐसा करते हैं, एक स्पैनिंग ट्री का टाइप डिफाइन कर देते हैं जो सारे काम को फास्ट में कर लेगा। तो उन्होंने एक नया स्पैनिंग ट्री का टाइप डिफाइन किया जिसको नाम दे दिया रैपिड एसटीपी या फिर रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और ये रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बेसिकली उन्होंने इसलिए डेवलप किया था कि आपका जो कन्वर्जेंस वगैरह है वो थोड़ा आपका फास्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में छोटे से कुछ पॉइंट्स हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले आरएसटीपी के बारे में अगर मैं लिखता हूं तो ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपका है। ठीक है, और जितने भी आपके पास ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं ना उनके एक IEEE स्टैंडर्ड होता है, तो इसका भी एक IEEE स्टैंडर्ड आपके पास है। इसका IEEE स्टैंडर्ड आपका होता है 802.1W। ठीक है, जैसे ट्रेडिशनल आपके पास था स्पैनिंग ट्री जिसे CST आप बोलते थे, तो उसका ओपन स्टैंडर्ड आपका क्या था, सॉरी IEEE स्टैंडर्ड आपका 802.1D था, तो इसका 802.1W है। तो ये क्या करता था, जैसे CST आपके पास था ना, CST क्या करता था, एक ही इंस्टेंस या फिर स्पैनिंग ट्री का एक ही प्रोसेस वो क्या करता था, सारे विलन के लिए चलाता था। तो RSTP भी बेसिकली आपका ऐसा ही करता है। और जैसे कि हमने CST के बारे में हमने पढ़ा था कि ये रिडंडेंसी तो दे रहा था लेकिन बैकअप आपका सॉरी लोड बैलेंसिंग आपका नहीं हो रहा था, तो इसमें भी आपका सेम चीज़ है, रिडंडेंसी आपका पॉसिबल है। बट नो लोड बैलेंसिंग। ठीक है, और ये जैसे कि ये ओपन स्टैंडर्ड है CST की तरह। अगर आपके पास ट्रंक लिंक में क्या चल रहा है 8021Q जो आपके पास था .1Q वाला एनकैप्सुलेशन अगर है तो भी उसी केस में आप इसे चला सकते हो। इट्स सपोर्ट ओनली ठीक है। तो ये था आपका ओपन स्टैंडर्ड के लिए RSTP जो कन्वर्जेंस फास्ट के लिए लाया गया था सबसे पहले। उसके बाद फिर इसमें एक दिक्कत था, जैसे कि ये ओपन स्टैंडर्ड है तो इसमें एक ही चीज़ था कि आप क्या कर सकते हो, एक ही प्रोसेस ये क्या करता था, आपका चलाता था सारे विलन के लिए। तो उसके बाद फिर सिस्को ने आ गया और सिस्को ने क्या किया, अपने जो PBST और PBST प्लस था ना जिसमें जो फीचर उसने ऐड किया था एक्स्ट्रा, क्या ऐड किया था, हर विलन के लिए अलग सा प्रोसेस स्पैनिंग ट्री का चलाता था। तो यहाँ पे भी सिस्को ने आया और एक RPBST प्लस करके एक अपना प्रोटोकॉल निकाल दिया और उसमें उसने क्या किया, RSTP के जितने सारे फीचर्स है वो सारे फीचर्स उसने ऐड कर दिए। बस चेंजेस उसने क्या किया, एक ही चेंजेस उसने किया
कि आपके पास अभी पर VLAN के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, एक एक इंस्टेंस अलग से चला सकते हो। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद RSTP और RPBST में जो भी आपके पास फीचर्स वगैरह है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, RPBST प्लस ये आपके सिस्को प्रोप्राइटरी है। तो ये सिस्को का है, तो इसे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ सिस्को के डिवाइस पर कनेक्ट मतलब चला सकते हो। और इसमें आपका क्या था, ये हर एक VLAN के लिए आपका क्या करता था, एक अलग सा प्रोसेस स्पैनिंग ट्री का चलाता था। अगर आपके पास बहुत सारे VLANs है तो उस केस में ये क्या करेगा, आपका बहुत सारे जो है स्पैनिंग ट्री का प्रोसेस चलाएगा। और जितने भी पॉइंट मैंने लिखा, जैसे आपके IEEE स्टैंडर्ड सिस्को के प्रोटोकॉल में नहीं होते हैं तो इसमें भी कुछ नहीं आएगा। और ये बहुत आपका ठीक है, ये क्या करता है, आपके बोथ रिडंडेंसी और लोड बैलेंसिंग दोनों को ये क्या करता है, आपका प्रोवाइड करता है। और RSTP बेसिकली आपका अभी अभी हम बात करते हैं RSTP के बारे में। और आप कंफ्यूज मत होना कि RSTP का कुछ कॉन्सेप्ट अलग है और RPBST हो सकता है मैं यहाँ पे इजी हो जाए इसलिए मैं आपको RSTP बताता रहूँगा, लेकिन सिस्को के डिवाइस में अगर आप जाओगे तो उस केस में आपका RPBST प्लस ही चलेगा। और यहाँ पे जितने भी सारे हम RSTP के बारे में बात करेंगे ये RSTP और RPBST के लिए सेम है, बस डिफरेंस इतना ही है, RSTP आपका ओपन स्टैंडर्ड था और एक ही इंस्टेंस चलाता था, और RPBST प्लस आपका सिस्को का है और ये क्या करता है, हर VLAN के लिए अलग अलग से आपका इंस्टेंस चलाता है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, इसमें आपका जो कन्वर्जेंस है ना वो आपका फास्ट कैसा बनता है, इसका एक्चुअली एक हर एक का आपका एक इलेक्शन प्रोसेस होता है ना, तो इसका भी एक इलेक्शन प्रोसेस अलग सा है। ठीक है, जैसे PBST और CST वगैरह के बारे में, STP के बारे में जब हम पढ़ते थे तो उसका भी कुछ इलेक्शन प्रोसेस था, इसमें भी कुछ इलेक्शन प्रोसेस है, लेकिन इसका इलेक्शन प्रोसेस उससे थोड़ा डिफरेंट है। और इसको इसी तरह का इसका इलेक्शन प्रोसेस को बनाया गया है, और उसी इलेक्शन प्रोसेस के वजह से ही उसको बनाने का तरीका ऐसा है जिसके वजह से आप क्या कर रहे हो, RSTP में आपको जो कन्वर्जेंस टाइम है ना वो आपका बहुत फास्ट हो जाता है, मिली सेकेंड में आपका पोर्ट जो है वो अप आ जाता है। जबकि PBST प्लस और CST के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें मिनिमम आपका 30 सेकंड्स लगते थे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है, मिली सेकेंड में आपका पोर्ट अप आ जाता है। ये किसके वजह से होता है, बेसिकली इसका जो इलेक्शन प्रोसेस है ना उसी इलेक्शन प्रोसेस की वजह से, और इसका इलेक्शन भी बहुत फास्ट है। ठीक है, इसके बारे में एक दो पॉइंट पहले हम लिख लेते हैं। भाई ये दोनों का मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है? RPBST प्लस के लिए आपका मल्टीकास्ट एड्रेस सेम है जो सिस्को का है, 0100 और उसके लिए आपका जो है ना उसका मल्टीकास्ट एड्रेस भी आपका वही है 0180 C2000000 RSTP के लिए। ठीक है, जो CST के लिए मैंने आपको मल्टीकास्ट एड्रेस बताया था वो RSTP के लिए है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के लिए। और जो मैंने आपको PBST और PBST प्लस आपका VTP वगैरह के लिए सिस्को का बताया था वो आपका RPBST प्लस के लिए है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, चलो आप कंफ्यूज मत हो, इस साइड में मैं लिख लेता हूँ। ये RSTP के लिए आपका हो गया 0180 C2000000, और अगर आप RPBST प्लस के लिए बात करते हो तो 0100 0CCC। ठीक है, जी ये मिली सेकेंड में आपका हो जाता है। इसको मैं RSTP लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये सिर्फ RSTP के लिए नहीं, RSTP और RPBST दोनों के लिए है। ठीक है, डिजाइन लिख सकते हैं।
ठीक है। तो आपके RSTP में आपका जो इलेक्शन है वो इलेक्शन आपका इसी तरह का डिजाइन किया गया है, जो क्या कर सकता है, इसमें ऑलरेडी आपका अपलिंक फास्ट और जो बैकबोन फास्ट आपके पास है ना, उसको ऑलरेडी इंटीग्रेट करके इसने रखा है। ठीक है, ये ऑलरेडी इंटीग्रेट जैसा ये काम करते हैं। और इसका सबसे पहले फायदा आपका ये होता है, जो वहाँ पे बैकबोन फास्ट यूज करने के बाद भी आपका जो इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के केस में आपका 20 सेकंड को ही आप स्किप कर पाते थे, लेकिन आप टोटल 70 सेकंड जो आपके पास होता है, सॉरी 50 सेकंड जो आपके पास होते थे उसका आप स्किप नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के केस में भी आपका मिली सेकंड में कन्वर्जेंस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका अपलिंक फास्ट बैकबोन फास्ट मतलब आपका डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज और इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के केस में आपका कुछ भी एनेबल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका मिली सेकंड में आ जाएगा। लेकिन अगर इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज है, मतलब आपका एंड डिवाइस कनेक्टेड पोर्ट अगर कोई दिक्कत हो रहा है एक्सेस पोर्ट के ऊपर, तो फिर भी उसके ऊपर आपको 30 सेकंड लगा ही, मतलब ये 30 सेकंड ले लेगा उसे ऑफ लाने के लिए, पूरे जो आपका स्टेट्स होते हैं ना उसको पास करा के आगे लाने के लिए। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस वाले पोर्ट पे जो भी आपका एक्सेस पोर्ट है उसमें पोर्ट फास्ट यहाँ पे भी आपको एनेबल करना पड़ेगा। You given blood? Johar, you also given blood? I only give. He only give. Why you haven't? For me, somewhat some respect only have. Huh? Not physically good. ओके। सो यहाँ पे आपका जो एक्सेस पोर्ट्स होते हैं जिसमें आप आपके डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, तो उस पोर्ट पे स्टिल आपको पोर्ट फास्ट एनेबल करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टोपोलॉजी, सॉरी नॉट डायरेक्ट, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज के केस में 30 सेकंड को स्टॉप करने के लिए। अब इसके थोड़े कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। इसमें आपका लिंक टाइप, पोर्ट रोल वगैरह क्या क्या होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस है कि नहीं, स्टेट्स वगैरह में आपका कुछ चेंजेस है कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंक टाइप। ठीक है, लिंक टाइप मतलब आप देखो, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस के बीच में जो कनेक्शन आपका बन रहा है, जो वायर है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंक। ठीक है, तो ये लिंक आपका दो तरह का हो सकता है आपका कोई स्विच के बीच में लिंक, या फिर कोई स्विच से अगर आपका कोई एंड डिवाइस कनेक्ट है, तो ये एक तरह का आपका लिंक है और ये एक तरह का लिंक है। तो इसमें अगर आप RSTP की तरफ अगर आप देखोगे तो उसमें दो तरह का लिंक है, यहाँ पे बताया गया है। एक आपका है एज पोर्ट और एक आपके पास है नॉन एज पोर्ट। एज पोर्ट आपको क्या बताता है, ठीक है, जो आपका एक्सेस पोर्ट्स होते हैं ना, जो एंड डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, आपके पीसी वगैरह कनेक्टेड है, ये आपके RSTP में क्या बोला जाता है, एज पोर्ट। ठीक है, और दूसरी एक आपके पास है नॉन एज पोर्ट। नॉन एज पोर्ट मतलब आपके स्विच और स्विच के बीच में जो कनेक्शन है। ठीक है, और इसको आप पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपके दो तरह का पोर्ट है। ये जो पोर्ट आपके एक स्विच और दूसरे स्विच के बीच में आपका कनेक्टेड है, ये पोर्ट, ये जो दो पोर्ट आपके हो गए, इनको आप क्या बोलोगे, लिंक टाइप में आप नॉन एज पोर्ट बोलोगे। और जिस पोर्ट में आपका डिवाइस कनेक्ट है उसे आप क्या बोलोगे, एज पोर्ट है। ठीक है, ये RSTP में बोला जाता है। और RSTP में आपका पोर्ट RSTP चलाने के लिए
क्या होता है इसमें, एक आपको याद रखने की ज़रूरत होता है, आपका पोर्ट जो है वो फुल डिप्लेक्स में होना चाहिए। हाफ डिप्लेक्स में आप RSTP नहीं चला सकते। ठीक है, अगर आप गलती से किसी पोर्ट के मोड जो है ना आपका हाफ डिप्लेक्स हो गया, तो उस केस में आपका क्या होता है, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होता है, अगर आप RSTP चला रहे हो लेकिन एक पोर्ट आपका जो डिवाइस का आगे वाला डिवाइस से कनेक्ट है वो हाफ डिप्लेक्स डिवाइस है, या फिर उस पोर्ट पे आपने हाफ डिप्लेक्स मोड सेट करके रखा है, तो वहां पे वो क्या करता है, अगर आप RSTP चलाए हो तो वो CST एनेबल, CST के जैसा वो पोर्ट आपका काम करता है। RSTP का जो कन्वर्जेंस फास्ट वगैरह वो नहीं होता है, आपका 30 सेकेंड टाइम ले लेता है। और अगर आपने RPBST प्लस आपने चला के रखा है उस तो, और आपके पास एक जो पोर्ट है वो आपका हाफ डिप्लेक्स में है, तो उस केस में वो क्या करता है, आपका PBST प्लस की तरह काम करने लगता है। ठीक है, सिस्को के डिवाइस में अगर आप RPBST प्लस चलाते हो और किसी पोर्ट आपका जो है हाफ डिप्लेक्स में काम कर रहा है, तो उस केस में आपका क्या होगा, वो PBST प्लस की तरह काम करेगा। और आपके जो ओपन स्टैंडर्ड कोई दूसरा वेंडर का डिवाइस है तो वो क्या करते हैं, आपका CST की तरह काम करते हैं। और आपका कन्वर्जेंस वगैरह, इलेक्शन वगैरह सब कुछ आपका पुराना जैसे है ना, PBST प्लस और CST में हम देखे थे, तो उसी तरह का आपके काम करते हैं। उसके बाद हम पोर्ट रोल देखते हैं। आपके पास रूट पोर्ट, यहाँ पे भी रूट पोर्ट है, डेजिग्नेटेड पोर्ट, यहाँ पे भी आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट है, लेकिन ब्लॉक पोर्ट यहाँ पे आपका अल्टरनेट पोर्ट बोला जाता है। ठीक है, काम वही है, सेम ब्लॉक पोर्ट की तरह ही काम है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट बोला जाता है। और चौथी आपके पास एक पोर्ट है बैकअप पोर्ट। इसका थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आज के लिए हम पोर्ट रोल के बारे में नहीं देखते, बस नाम मैंने लिख लिया। नेक्स्ट क्लास जब हम चालू करेंगे तो पोर्ट रोल में रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट बेसिकली आपका वही होते हैं, अल्टरनेट भी आपका रूट का अल्टरनेट होता है। और ये एक बैकअप पोर्ट का नया कॉन्सेप्ट आएगा जो आपका क्या होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट का बैकअप होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट वाले क्लास में इसके बारे में देख लेंगे। अगर किसी के पास कोई